सुपर बाइक वाला चोर। चंदनगढ़ के लोग आए दिन होने वाली चोरियों से परेशान थे। एक चोर उनके घरों से, दुकानों से सामान चोरी करके ले जाता था। कई बार तो रास्ते में चलते हुए बैग व पर्स भी छीन कर ले जाता था। सभी लोग जानते थे कि वह धर्मू है, जो कि एक सुपर बाइक पर हवा की तरह आता है और चोरी करके हवा की तरह चला जाता है। अरे अपना पर्स बगल में दबा कर चलो, पता नहीं कब सुपर चोर आए और तुम्हारा पर्स छीन कर ले जाए। फिर तो मैं गले का हार उतार कर भी पर्स में रख देती हूँ। वह औरत अभी हार उतार कर पर्स में रख ही रही होती है, तभी बाइक पर धर्मू आता है और कब उसके गले से हार छीन कर ले जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। वह दोनों बस शोर मचाते रह गए, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। चंदनगढ़ की पुलिस भी सुपर बाइक वाले चोर से परेशान थी। बसंत कुमार वहां के नए एसपी बनकर आए थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक चोर पूरे इलाके में चोरियां कर रहा है और तुम उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। क्या करें सर, हमारे पास खटारा गाड़ियां हैं, जब तक वो चोरी करके निकल जाता है तब तक तो यह स्टार्ट भी नहीं होती। अपनी पुलिस टीम की यह बात सुनकर एसपी कुमार पुलिस डिपार्टमेंट से तेज भागने वाली जीप और मोटरसाइकिलें इशू करवाते हैं। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि धर्मू गांव के मंदिर से सोना चुराने वाला है। वह लोग मंदिर आने जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर देते हैं। तभी धर्मू हवा की तरफ बाइक पर आता है और मंदिर से सोना चुराकर भागने लगता है। पुलिस वाले उसकी नई जीप और मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं और आगे रास्ता रोक देते हैं। नाकाबंदी देखकर धर्मू अपनी बाइक का एक बटन दबाता है और उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है और पुलिस की नाकेबंदी को पार करके गायब हो जाती है। धर्मू हवा में उड़ता हुआ कहता है, क्या हुआ एसपी, मुझे पकड़ना चाहते हो? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। यह देखकर एसपी बसंत कुमार अपना सिर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, मुझे सुपर चोर को पकड़ने का कोई उपाय करना होगा। कुछ दिनों बाद वह उसे फंसाने के लिए चंदनगढ़ में एक गहनों की एग्जीबिशन लगवाते हैं। एग्जीबिशन के बीचों बीच एक कीमती हीरा रख देते हैं। सुपर चोर धर्मू को जब यह पता लगता है तब वह उस हीरे को चुराने के लिए एग्जीबिशन में आता है, लेकिन जैसे ही वह हीरा लेकर जाने लगता है उसकी बाइक जमीन पर चिपक जाती है। वह हैरान हो जाता है, अरे यह क्या हो गया, मेरी बाइक चल क्यों नहीं रही? तभी वह उड़ने वाला बटन दबाता है, लेकिन उसकी बाइक उड़ती भी नहीं। तभी चारों तरफ से उसे पुलिस घेर लेती है और एसपी बसंत कुमार उससे कहते हैं, बच्चू, अगर तेरे पास सुपर बाइक है तो हमारे पास सुपर ग्लू है। ये हीरा तो तुझे फंसाने के लिए रखा था, इसके चारों ओर मैंने सुपर ग्लू बिछा दिया था जिससे तेरी बाइक चिपक गई है। और इस तरह एसपी बसंत कुमार की सूझबूझ से सुपर बाइक चोर धर्मू को पुलिस पकड़ लेती है और उसके द्वारा चुराया गया सारा सामान बरामद कर लोगों को वापस कर देती है। जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर कर गांव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें।
इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफ़ी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद ख़त्म हो चुकी है, और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की ज़मीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज़्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं। परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो, तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं, वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देकर लालच में आ जाता है और सभी गाँव वालों की ज़मीन के कागज उन्हें वापस कर देता है। और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गाँव वालों की किस्मत बदल जाती है। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता, वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे, क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफ़ी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है, पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो, ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है। मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूँगा, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा,
तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो। तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया। उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह से। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए।